और अपना हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे सियासत की दुनिया से आ रही अहम खबर के साथ। सुजानपुर विधायक ने सीएम को एक पत्र लिखा है और सीएम को पत्र लिखकर उन्होंने कई सवाल पूछे हैं। परीक्षा नतीजों यानी जो एग्जाम रिजल्ट है उस समेत कई अहम मुद्दों पर उन्होंने सीएम से सवाल किया है और इस तरह से अपनी सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं विधायक राजेंद्र राणा। तो अहम खबर, सुजानपुर विधायक ने सीएम सुक्खू को पत्र लिखकर कई सवाल पूछे हैं। परीक्षा नतीजों समेत कई अहम मुद्दों पर राजेंद्र राणा ने अपनी ही सरकार से सवाल किया है। तो बेहद अहम खबर, सुजानपुर विधायक ने सीएम को एक पत्र लिखकर कई अहम मुद्दों पर उनसे सवाल पूछा है। बेहद अहम खबर, सीएम को पत्र लिखा गया है। सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा ने यह पत्र लिखा है और सीएम को पत्र लिखकर उन्होंने कई अहम मुद्दों पर उनसे सवाल पूछा है। परीक्षा नतीजों यानी एग्जाम के रिजल्ट के ताल्लुक से तो उन्होंने पूछा ही है, साथ ही कई अहम बातों पर भी उनसे। आज मैं इस बात को मैं देख रहा था, यहां आने से पहले अचानक मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ जो सोशल मीडिया में वायरल हुआ पड़ा है। वो उनके ही बड़े सीनियर एमएलए हैं, विधायक हैं। मैं उनका जिक्र करने की आवश्यकता महसूस नहीं, उसमें कंटेंट है। राजेंद्र राणा जी का पत्र है जो सोशल मीडिया में आज छपा है, उन्होंने डाला है। उनने मुख्यमंत्री से आग्रह किए हैं, अगर हमारे कहने पर आपको लग रहा है कि विपक्ष को नहीं बोलना चाहिए, आपदा में नहीं बोलना चाहिए, हमने कहा नहीं बोलना चाहिए। हमने सब्र किया और 2 महीना तक हम नहीं बोले हैं, लेकिन आखिरकार आपदा के नाम पर हमको कब तक बंद करेंगे? आपके ही विधायक जो हम कांग्रेस पार्टी के साथ वर्किंग प्रेसिडेंट भी हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट है एट प्रेजेंट, कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट भी हैं। उन्होंने कहा कि हमने कुछ वादे किए हैं सत्ता में आने से पहले, उन वादों का क्या हुआ? पर मजीद बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी रणबीर सिंह। रणबीर, राजेंद्र राणा ने एक पत्र लिखा है, कई अहम मुद्दों के ताल्लुक से उन्होंने इस पत्र में अपनी जो राय है वो रखी है और जाहिर सी बात है कि विपक्ष को एक मौका मिल गया है। डिटेल्स चाहेंगे आपसे, किन अहम बातों की तरफ इस पत्र में उन्होंने जिक्र किया है और किस तरह से सियासत गरमाई हुई है? जी हाँ, देखिए, राजेंद्र राणा का जो नाम है वो जिस तरह से अब वो लगातार राजेंद्र राणा का नाम जो है अपने आप में जहां पर उनका नाम आ जाता है तो अपने आप ही जो है सुर्खियां वो बटोर लेते हैं, वो कुछ भी लिखते हैं। खासकर सोशल मीडिया पर जब वो लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो अपनी ही सरकार को जो है घेर रहे हैं। अगर आप शब्दों पर ध्यान दें तो शब्दावली बेहद अच्छी है, लेकिन जो उसके भीतर जो सवाल उठाए हैं तो जाहिर सी बात है कि उसके जो है सियासी मायने बहुत हैं और सियासत उस पर होनी थी। तो विपक्ष ने उस मुद्दे को लपेटा और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने किस तरह से आज कहा और सीधे तौर पर ये जो 7 सवाल उन्होंने पूछे हैं, जो मुद्दे उठाए हैं, तो राजेंद्र राणा ये कह रहे हैं कि इन्हीं मुद्दों के आधार पर, इन्हीं मुद्दों को जो विधानसभा चुनावों में उठाया था कांग्रेस ने और इन्हीं मुद्दों पर जो है जीत मिली थी। लेकिन अब जिस तरह से स्थिति सामने है वो ये बता रही है कि ये जो मुद्दे हैं वो हल नहीं हुए हैं और जांच का जो भरोसा दिया था, चाहे आप सिलसिलेवार जिक्र कीजिए कि उन्होंने करुणामूलक की बात कही है, जो भर्तियां लटकी हुई हैं, कर्मचारी चयन आयोग की बात उन्होंने कही है, जो पुलिस भर्ती घोटाला हुआ था जिसमें खुद जो है अभी जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने खुद जो है डीजीपी की भूमिका पर सवाल उठाए थे, पूरी जो सिलेक्शन कमेटी पर सवाल उठाए थे। लेकिन आज जो है 9 महीने का वक्त होने को आया है, लेकिन डीजीपी वही के
वही है। और कुछ और जो मुद्दे उठाए थे, करुणा मुलक का मुद्दा उन्होंने उठाया और फर्जी डिग्रियों का मामला उन्होंने उठाया। जो कोविड के समय जिनकी भर्ती हुई थी वो आज भी सचिवालय के बाहर जो छोटा शिमला थाना है वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उन्होंने ये सवाल जरूर पूछे हैं, ये सवाल हैं अभी जो उन्होंने उठाए हैं, लेकिन इसके सियासी मायने भी हैं। आपको याद होगा कि किस तरह से जब मंत्रिमंडल विस्तार का जैसे जैसे जो है चर्चा में आता है कि मंत्रिमंडल विस्तार होना है, तो राजेंद्र राणा को भी एक सशक्त जो है वो कंटेंडर उन्हें माना जाता है कि वो भी इस दौड़ में शामिल है। लेकिन आपने देखा होगा कि इससे पहले उन्होंने एक सोशल मीडिया की थी, महाभारत तक का जिक्र उन्होंने किया था। तो कुल मिलाकर जो सियासी तापमान है वो राजेंद्र राणा की पोस्ट से एक बार फिर वो बढ़ गया है। अब इसको इस तरह से देखा जा सकता है कि क्या वो सरकार पर सवाल उठा रहे हैं या फिर वो सरकार को याद दिला रहे हैं, अपनी पार्टी को याद दिला रहे हैं कि जिन मुद्दों पर आपने चुनाव लड़ा था, जो वायदे आपने जनता के साथ किए थे, बेरोजगारों के साथ किए थे, वो जो है उन वायदों को क्या कांग्रेस सरकार भूल गई है। और क्या जो आपदा के समय में जिस तरह की चीजें अभी चल रही हैं, हालांकि उन्होंने आपदा का भी जिक्र इसमें किया है, तो जाहिर सी बात है कि इसको इस पत्र के कई मायने निकाले जा सकते हैं। आप नाराजगी देख लीजिए, तो आप कई सियासी मायने निकाले जा सकते हैं और अब इंतजार रहेगा कि क्या कुछ जो है अब प्रतिक्रियाएं, रिएक्शन सामने आता है। रणवीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बेहद अहम खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। अहम खबर एक और, सांसद और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने सीएम सुक्खू से खास मुलाकात की। ये मुलाकात सीएम के सरकारी आवास ओक ओवर में हुई, जिसमें प्राकृतिक आपदा से हुई तबाही, राहत और बचाव कार्यों पर चर्चा की गई। यहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने सीएम से संगठन से जुड़े विभिन्न मुद्दों के अलावा राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा की। और आपदा से हुए नुकसान पर यह बड़ी खबर आपको दे दें, जहां अभी तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक हिमाचल में अब तक 393 लोगों की मौत हुई है। आपदा से जुड़ी ये बड़ी खबर है। हिमाचल में अब तक 393 लोगों की मौत की खबर है, 39 लापता है, 367 लोग घायल बताए गए हैं। और अगर नुकसान की बात करें तो अभी तक जो नुकसान का आकलन लगाया गया है वो 8,607 करोड़ से ज्यादा का यहां पर नुकसान जो है वो हुआ है। 2,536 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। 10,815 घरों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है। अगर दुकानों की बात करें तो 315 दुकानें और गौशालाएं, 5,617 गौशालाएं जमींदोज हुई हैं। इसी तरह लोक निर्माण विभाग की अगर बात करें तो लोक निर्माण विभाग को 2,934 करोड़ रुपए का नुकसान यहां पर लगाया गया है। जल शक्ति विभाग की अगर बात करें, जल शक्ति यानी पानी से जुड़ा जो विभाग है, तो यहां 2,118 करोड़ का नुकसान जिसका आकलन किया गया है। इसी तरह से बिजली महकमे की अगर बात करें तो बिजली बोर्ड को 1,740 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। तो आपदा में किस तरह से नुकसान हुआ है हिमाचल प्रदेश को, उसके ये तमाम आंकड़े आपको दे रहे हैं। जहां अब तक 393 लोगों की मौत हुई है, 39 लापता हैं, 367 लोग घायल हैं, 8,660 करोड़ से ज्यादा का नुकसान जिसका आकलन किया गया है। घर जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं 2,536, 10,815 घरों को आंशिक तौर पर नुकसान पहुंचा है। इसी तरह 315 दुकानें और 5,000 से ज्यादा गौशालाएं जमींदोज हो गई हैं। लोक निर्माण विभाग को 2,934 करोड़ का नुकसान हुआ है, जल शक्ति विभाग को 2,118 का नुकसान, बिजली बोर्ड को 1,740 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। तो अभी तक नुकसान का ये आकलन किया गया है। नेता प्रतिपक्ष एवं
पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार आपदा को संभालने में विफल साबित हो रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बड़ी मात्रा में प्रदेश भर में सड़कें ठप पड़ी हैं, उनको खोलने का काम अभी तक धरातल पर शुरू नहीं किया गया है। जहां भाजपा के लोग अपनी जेसीबी मुफ्त देकर रोड खोलना चाहते हैं तो उनके युवा मंत्री महकमे को निर्देश देते हैं कि भाजपा के किसी भी कार्यकर्ता की जेसीबी काम पर नहीं लगेगी, केवल मात्र कांग्रेस की ही लगेगी। उन्होंने कहा कि सरकार में तालमेल की बहुत बड़ी कमी है। अभी तक आपदा में कितना नुकसान हुआ है उसको लेकर कांग्रेस के आंकड़े भी स्थिर नहीं हैं। मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं तो उनके मंत्री कुछ और कहते हैं। मित्रों, हिमाचल प्रदेश में लगभग 2 महीने से त्रासदी का एक दौर जो चल रहा है, उसमें विपक्ष की ओर से सरकार को और समाज को जो सहयोग देने की बात थी, उसमें हमने पूरी जिम्मेवारी के साथ काम करने की कोशिश की है। मैं ये मानता हूं कि ये त्रासदी बहुत बड़ी त्रासदी रही और हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से जान और माल को जो क्षति हुई है वो अप्रत्याशित है, इसमें दो राय नहीं है। मैं केंद्र सरकार का एक बार फिर से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। इस संकट के क्षण में लोगों की जिंदगी बचाने के लिए, राहत लोगों तक पहुंचाने के लिए जो मदद मिली है वो भी अप्रत्याशित है। हां, हम इस बात से सहमत है कि नुकसान बहुत ज्यादा है और स्वाभाविक रूप से जब नुकसान ज्यादा है तो इसकी भरपाई करने का साझा जिम्मा जो है केंद्र और प्रदेश सरकार का जो बनता है। केंद्र अपना दायित्व का निर्वहन पूरी जिम्मेवारी के साथ कर रहा है। व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है। सुख की सरकार यह भी नाम दिया जा रहा है, लेकिन इस त्रासदी के दौरान सारी चीजों को लेकर के जब ये दौर शुरू हुआ कि लोगों का ध्यान सरकार के कामकाज पर ना जाए, लोगों का ध्यान अब इन चीजों के, अब हमने बहुत ज्यादा बोल दिया, बोलते हैं कि भाई खजाना खाली है, अब उसके बाद आपदा पर बोल रहे हैं और बार बार हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं कि आपदा का समय है, राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम भी इस बात से सहमत हैं और मेरी बात बड़ा स्पष्ट कहना चाह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में हम सत्ता में नहीं है, विपक्ष में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम जनप्रतिनिधि हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर में मात्र 37,000 वोट का डिफरेंस है, 0.9 का डिफरेंस है। जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व तो सिर्फ सत्ता पक्ष नहीं करता है, जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व जो है विपक्ष भी करता है। इस बात को लोकतंत्र में उनको समझना होगा। और मित्रों, जो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, ये 9 महीने का जो कार्यकाल जो कांग्रेस पार्टी का पूरा सत्ता में रहते हुए पूरा हो रहा है हिमाचल प्रदेश में, अभी त्रासदी का दौर चला है तो त्रासदी के दौर में भी संस्थानों को बंद करने का काम चला हुआ है। हिमाचल आपदा को लेकर जमाते इस्लामी हिंद ने बड़ा बयान दिया है। जमाते इस्लामी हिंद ने कहा है कि बिना प्लानिंग विकास योजनाओं के कारण ही हिमाचल आपदा का शिकार हुआ। जमाते इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष इंजीनियर मोहम्मद सलीम ने इस बात पर जोर दिया कि पर्यावरण एक्सपर्ट और इंजीनियरिंग एक्सपर्ट से बात करके ही विकास के काम होने चाहिए। डेवलपमेंट के हम खिलाफ नहीं हैं और इन चीज़ों के हम खिलाफ नहीं है कि पावर प्रोजेक्ट ना हो, लेकिन ये पूरे जो एक्सपर्ट्स इस मैदान के हैं उनकी पूरी राय लेकर और कितना
पहाड़ को कम किया जा सकता है, कितना पहाड़ के ऊपर जो प्लांटेशन है उसको कितना कम किया जा सकता है, वो पूरा हिसाब लगाने के बाद एक लिमिट तक अगर आप करेंगे तो मैं समझता हूँ ऐसी चीज़ों से बचा जा सकता है, लेकिन इसका ख्याल नहीं रखा जा रहा। दूसरा ये कि कॉरपोरेट को फ़ायदा पहुँचाने के लिए और कॉरपोरेट कंपनीज़ को वहाँ जो पहाड़ों में जो मिनरल्स हैं, पहाड़ों में जो और जो चीज़ें हैं कीमती, उन पर ये कॉरपोरेट कब्ज़ा करने के लिए उनको ज़्यादा छूट दी जा रही है, और वो इन चीज़ों का ख्याल रखे बगैर कि कितना डेवलपमेंट होने से कितना नुकसान होगा, उसको कैलकुलेट किए बगैर ये सब चीज़ें की जा रही हैं। इसलिए हमारा कहना यह है कि डेवलपमेंट हो, मगर वो डेवलपमेंट बाकायदा एक प्लान के तहत होना चाहिए, और इसका ख्याल रखते हुए होना चाहिए कि पहाड़ों और नेचुरल रिसोर्सेज को किस लेवल तक आप इस्तेमाल करें। अपना हिमाचल की खबरों में रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व। CPS नियुक्ति को चुनौती देने के मामले में 18 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश, अब सभी CPS समन सर्विस माने जाएंगे। छात्रवृत्ति घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। ईडी ने हिमाचल से 4 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों को 5 दिन के ईडी रिमांड पर भेजा गया। ईडी ने 31 मार्च 2022 को 4 करोड़ 42 लाख रुपए किए थे अटैच। CBI पहले से कर रही है मामले की जांच। और हिमाचल प्रदेश के मंडी से बड़ी खबर, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बहाल कर दिया गया है। 42 घंटे के बाद यातायात के लिए ये मार्ग बहाल कर लिया गया है। झलोगी टनल के पास मलबा हटाया गया और अब ये मार्ग बहाल कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल और पंजाब के मुख्य सचिव अनुराग वर्मा के साथ द्विपक्षीय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। और ब्रेक के बाद अपना हिमाचल में खबरों को आगे बढ़ाएंगे। खबर बिलासपुर से है, जहां न्यूज़ 18 की खबर का असर देखने में आया। बिलासपुर के नेड़ गुज्जरा गांव में हुई तबाही की खबर न्यूज़ 18 पर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया। इस मामले में DC बिलासपुर ने खुद संज्ञान लिया और घटनास्थल का निरीक्षण किया और नेड़ गुज्जरा क्षेत्र को जिला बिलासपुर का सबसे अधिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया। नेड़ गुज्जरा में हमारे मकानों की और ज़मीनों की तबाह हो चुकी है, और हमारा परिवार, मेरे 2 लड़के भी, मेरा एक भाई भी, उसका लड़का भी, 5 परिवार जो हम यहाँ डिस्टर्ब है, और 4-5 परिवार पाली नहर में डिस्टर्ब है। और हमको 10 मिनट श्रीम साहब आए थे, हमको आज तक कोई राहत नहीं मिली, खाली तिरपाल मिले थे। घुमारवीं सब डिवीज़न में आए हुए हैं दौरा करने, जिसमें यहाँ की पंचायतें बलचुरानी, हरलोग, नैन गुजरा जो हमने देखी, जिनमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो हमारे एरिया में हुआ है, इसी साइड हुआ है। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी और प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर भी, काफ़ी रोड हमारे यहाँ से बंद हुए थे। मलबा ही मलबा है सारे चारों ओर, जो हमने रोड तो खोल दी है पर मलबा भी है। लोगों के काफ़ी घर गिरे हुए हैं, काफ़ी डैमेज है, कोई फुली डैमेज है, बहुत घर गिर चुके हैं, बहुत घर जो है पार्शली डैमेज हैं, टॉयलेट्स गिरे हुए हैं, काउ शेड्स गिरे हुए हैं। तो यही आज समीक्षा की हमने और ऑर्डर दिए हुए हैं SDM साहब और BDO साहब को कि जल्द से जल्द जो हमने मनरेगा में काम जो है वो सैंक्शन किए हुए हैं, उनका काम, क्योंकि अब वेदर आगे ठीक है, वो शुरू करें और तुरंत से तुरंत वो काम। पंडों के साथ मिडिल स्कूल के अध्यापकों और स्टाफ ने अपने स्कूल पर आई आपदा से निपटने के लिए किसी सरकारी मदद का इंतजार न करते हुए अपनी
अपनी जेब से पैसे खर्च करके स्कूल परिसर की साफ सफाई करवा डाली। हालांकि इस काम में पंडो स्कूल से आए एनएसएस स्काउट्स एंड गाइड्स के वॉलंटियर्स, स्थानीय ग्राम पंचायत, एसएमसी और स्थानीय लोगों ने भरपूर सहयोग दिया। स्कूल के कार्यवाहक मुख्य अध्यापक घनश्याम ने बताया कि 14 अगस्त को स्कूल के साथ वाले नाले में भयंकर बाढ़ आ गई थी। इसी वजह से मिडिल स्कूल का एक कमरा पूरी तरह से ढह गया था, जिसमें स्मार्ट क्लासेस का सारा सामान रखा हुआ था। स्कूल का खेल मैदान भी पूरी तरह से बह गया और जो 2 मंजिला भवन के 6 कमरे थे उसकी धरातल में भारी मलबा घुस गया था। स्कूली बच्चों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सभी ने मिलकर श्रमदान का निर्णय लिया। इस कैंपस को साफ करने के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के प्रधानाचार्य आदरणीय श्री सुशील अरोड़ा जी तथा उनके साथ कुछ सहयोगी अध्यापक व अन्य जो एनएसएस वो स्काउट एंड गाइड के स्वयंसेवियों ने इसमें बहुत सहायता की, हमारी बहुत हेल्प की और हमारे कैंपस को उन्होंने साफ सुथरा किया ताकि हम जो आज इस योग्य हो कि हम इसमें पाठशाला में कक्षाएं चला रहे हैं। साथ में पंचायत प्रधान श्रीमती गीता देवी, साथ में उनके जो महिला मंडल थे और बाकी उप प्रधान तथा एसएमसी के प्रधान कुसुमा जी व अन्य गांव के लोगों ने इसमें सहयोग दिया और हमारे इस कैंपस को उन्होंने साफ करने में बहुत मदद की। आज हम इस काबिल हुए कि इस पाठशाला में अभी इतनी व्यवस्था तो नहीं हो पाई है, ग्राउंड में अभी भी मलबा पड़ा हुआ है। इसको धीरे धीरे जैसे टाइम निकलता जाएगा तो इसको हम सफा करेंगे, इसकी सफाई। और अध्यापकों ने जो है अपने बलबूते पे जो जेसीबी का खर्चा हमने दिया वहन किया यहाँ, और उसका जो ये जो कैंपस हमने साफ किया तो हमने इसका जो फाइनेंशियली जो ये थी हमने खुद अपनी जेब से इसको वहन किया है। और जो श्रमदान जो किया यहाँ की पब्लिक ने, जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जैसे सुबह 14 तारीख को मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि हमारा ऑफिस पूरा टूट चुका था, सारे कमरों में जो है पूरी गाद भर गई थी और सामान सारा हमारा बह चुका और ग्राउंड वगैरह की हालत बहुत ही खराब थी और आगे वाला फ्रंट का भी हमारा जो कैंपस था सारा बिल्कुल खराब हो चुका। हमने कोशिश की थी बीच में जो है सामान को कुछ निकालने की, कुछ डॉक्यूमेंट्स को निकालने की, पर पानी का बहाव इतना तेज था कि जाने की कोई भी जाने के लिए आगे तैयार ना हुआ। पर हमने भी साइडों से थोड़ा सा जो सामान था हमारा साइड किया, थोड़ा बहुत जो बचा था उसको साइड किया, बाकी तो सारा जो है हमारा जो है उस बाढ़ में जो है सारा कुछ चला गया। मनाली सहित आसपास के क्षेत्रों में इन दिनों सेब का सीजन अपने पूरे चरम पर है। सब्जी मंडियों में इन दिनों भारी संख्या में सेब की फसल की खेप पहुंच रही है। किसान बागबानों को उनकी फसलों के उचित दाम भी मिल रहे हैं। सब्जी मंडियों में सेब 10 रुपए से लेकर 100 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है, किंतु रास्तों के बंद होने की वजह से किसान बागबानों की चिंताएं भी बढ़ रही हैं। एक और जहां कई स्थानों पर मार्ग बंद होने से ग्रामीण लोग अपनी सेब की फसल को समय पर सब्जी मंडी नहीं पहुंचा पा रहे, वहीं दूसरी ओर व्यापारियों को भी मार्गों के बंद होने की वजह से सेब की गाड़ियों को दूसरे राज्यों में भेजने में दिक्कत का सामना है। व्यापारियों का कहना है कि किसान बागबानों को उनकी सेब की फसल के अच्छे दाम मिल रहे हैं। सर सेब के बारे में बोले, सेब के दाम तो ठीक है मंडी में ऊंचे हैं, पर व्यापारियों को प्रॉब्लम हो रही है अभी भी रोड की वजह से। 4-4 दिन में हमारी गाड़ियां नहीं पहुंची हैं, जिसके व्यापारी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। पर अब 1-2 दिन से ना थोड़ा ठीक हो रहा है क्योंकि गाड़ियां टाइम से पहुंच रही हैं। बाकी मंडी के दाम तो ठीक है, किसानों के लिए तो बढ़िया है। व्यापारी के लिए थोड़ी दिक्कत आई बीच में, वो थोड़ी किसानों के लिए भी आई थी, और ये मौसम पे डिपेंड है। बाकी देखो आगे क्या ऊपर वाले की मर्जी है। बाकी मंडी के रेट तो ठीक है, आगे व्यापारियों को गाड़ियों को थोड़ी दिक्कत अभी भी आ रही है। जो आप बात पूछ रहे रोड की, रोड तो थ्रू हो चुका है, पर लेकिन अभी भी थोड़ा बीच में प्रॉब्लम आ रही है, गाड़ियां आने जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। और बाकी तो मार्केट तो देखे जाए बहुत ही बड़ी किसानों के लिए ऐसा कुछ नहीं है। जिस ढंग से रोड ब्लॉकेज हुआ था तो रेट जो किसानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि किसानों को कोई हानि हुई है। हानि कोई नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। रोड बंद होने के व्यापारी को भी प्रॉब्लम है, आड़ती को भी प्रॉब्लम है, किसानों को भी प्रॉब्लम है। और किसानों की फसल तो ठीक बिक रही, बढ़िया बिक रही है। मार्केट में 10 रुपए से 17, 80, 90 रुपए किलो तक सेब बिक रहा है और बढ़िया दाम मिल रहे हैं। और व्यापारी को भी अच्छा हो रहा, कह रहा हूँ ऊपर नीचे आने जाने के लिए अब थोड़ा रास्ता भी थ्रू हो चुका है। थोड़ा सा जाम की प्रॉब्लम है, बारिश ना हो तो 10-15 दिन अगर मौसम ठीक रहता तो शायद मैं समझता हूँ कि आदान प्रदान गाड़ियों का बढ़िया हो। उपमंडल नालागढ़ के तहत रामशहर के मजेहड़ गांव के लोगों पर पहले प्राकृतिक आपदा की वजह से, उसके बाद फिर भूस्खलन और उसके बाद गांव के 13 परिवारों के मकान टूट गए। सभी 13 परिवार बेघर होकर सड़कों पर आ गए हैं।
प्राकृतिक आपदा 11 अगस्त को आई थी और उसी दिन से ये सभी 13 परिवारों के लोग सड़कों पर आ चुके हैं। कोई अपने रिश्तेदारों के यहाँ दिन गुजारने पर मजबूर है तो कोई अंबेडकर भवन में अपने बच्चों के साथ दिन बिताने पर मजबूर है। मेरा जो गांव है वो 11 तारीख रात को जो हमारे 13 घर थे वो 100% डैमेज हो गए हैं। और 11 के बाद हम कोई रोडों पे, कोई अंबेडकर भवन, कोई किसी के पास, कोई किराए पे, मतलब कुछ गिन नहीं हो रही है हमारी 11 तारीख के बाद। और आज 1 तारीख हो गई है, यानी कि महीना ही सोच लो आप, 11 को महीना हो जाएगा पूरा। और जब हमने तंबुओं की बात करी कि हम तंबू लगा लेते हैं किसी शामलाट पे, हमने जगह भी सिलेक्ट करी भी हम वहाँ जाएंगे, हम जगह भी सेफ देख के आए, तो तहसीलदार साहब कहते हैं कि आप ऐसा करो, आप एप्लीकेशन दो, आप रेजोल्यूशन लेके आओ प्रधान से। प्रधान जी रेजोल्यूशन के लिए मुकर गए हैं, वो कह रहे हैं हम रेजोल्यूशन नहीं दे सकते, जबकि मैं एक वार्ड मेंबर हूँ, मेरा भी एक अधिकार बनता है भी हम रेजोल्यूशन वहाँ से ले, हमें कोई मना नहीं कर सकता। ठीक है, ये बात अलग है, अभी उन्होंने नहीं दिया है, फिर भी बात कर रहे हैं। एप्लीकेशन आज देके आए हैं, प्रार्थना पत्र देके आए हैं सारे इकट्ठे गाँव वाले। और अब देखना, अब तहसील में जाएंगे, तहसील में हमने एक एप्लीकेशन दी थी भी हमें तंबू लगाने के लिए जगह दी जाए, बाकायदा जगह का नाम भी दिया था, एप्लीकेशन भी दी थी। तो 2 दिन पटवारी छुट्टी पे थे यहाँ रामशहर में, आज आए हैं, आज वो कह रहे हैं यहाँ पे ततीमे काट दिए गए हैं। 28 बीघा भूमि है और 28 बीघा भूमि में 5 बीघे के ततीमे कटे हुए हैं, बाकी 23 बीघा बची हो, 23 बीघा में भी हमें बैठने के लिए दे सकते हैं, जबकि हम परमानेंटली नहीं बोल रहे हैं, हम सिर्फ अस्थायी रूप में बोल रहे हैं भी हमें लोगों के घरों में रहना मुश्किल हो रहा है। 4 दिन पहले तहसीलदार साहब ने हमारे से एप्लीकेशन लिखवाई कि जी आपको अगर शामलात चाहिए तो एप्लीकेशन दे दो। हमने एप्लीकेशन दे दी, फिर उन्होंने बोला गांव की वो चाहिए, एनओसी चाहिए, पूरे गांव के साइन करवा के लाए एनओसी के लिए। अब गांव वालों को कोई एतराज़ नहीं है, तो फिर आज फिर गया मैं वो खानगो साहब के पास। मैं कहा जी क्या हुआ उसका जगह का? कहते जी वो तो हमने कल बता दिया था राहुल शर्मा को, जिला परिषद को, कि वो हमने जगह किसी और को अलॉटमेंट कर दी हुई। कहता पटवारी के पास जाओ। चलो जी मैं पटवारी के पास गया। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।